नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर टी विद पैशन में, जो हम हर शनिवार आपके लिए एक स्पेशल शो लेके आ रहे हैं। और इस शो में हमारे कुछ एक मेहमान होते हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, और वो बातचीत इसलिए करते हैं कि उन बातचीत का कुछ अंश या उस बातचीतों का कुछ लाभ आप सबको मिले। क्योंकि ऐसे लोग कोई आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने हुनर से, अपनी कुछ काबिलियत के बल पे शहर में कुछ ना कुछ अपना नाम किया है, कुछ काबिलियत हासिल की है, कुछ एक मुकाम बनाया है। ऐसे लोगों से हम बातचीत करके जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। और बहुत सारे लोग, हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जो ये करना चाहते हैं, वो किस तरीके से इसे कर सकते हैं, वो चीज़ें आसान बन जाए। तो हमारे बीच है आज बहुत ही शानदार एक क्या बोल सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड कपल है हमारे बीच में, जिनसे मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो नाम भी जानते हैं, लेकिन नाम तो औपचारिकता में मुझे बताना पड़ेगा। आप हैं डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी, और बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे, और बल्कि बड़े भाई के रूप में ही हैं। और भाभी जी हैं साथ में, विनीता पैगवार जी। और ये भी आप पूछेंगे कि टाइटल्स अलग अलग क्यों, लेकिन ये भी विनीता भाभी खुद बताएंगी, है ना, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपनी टाइटल में कोई रद्दोबदल नहीं किया, ऐसा मुझे पता है। और अनिल भैया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसलिए ठीक है, टाइटल्स तो चलती रहती है। तो आइए, मेरा परिचय कहाँ से हुआ और मैंने इन्हें क्यों बुलाया, पहले इसकी जानकारी दे दो, फिर अनिल भैया से जानते हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें। सबसे पहले मेरी और अनिल भैया की मुलाकात एक संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से हुई, क्योंकि ये बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत ही शानदार लिखते हैं। अभी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ एक के प्रकाशन में तो मैं भी सामने रहा हूँ। और साथ ही साथ मुझे बाद में पता चला कि अनिल भैया ने डॉक्टरेट की डिग्री है, और ये प्रोफेसर है शहर के, बल्कि क्या राज्य के, मतलब मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और प्रोफेसर हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई की ये शुरुआत जो थी और कहाँ से हुई, कैसे हुई, फिर भाभी से भी कुछ जानेंगे, और फिर ये प्रोफेसर कैसे बने, और संगीत से इनका जो रिलेशन है और साहित्य से रिलेशन है वो कहाँ से आया, वो भैया से ही पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और हमारी श्रीमती जी को स्टूडियो में आमंत्रित किया, और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। पढ़ाई तो बीई की जो हमारी शुरुआत हुई थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, यहाँ से पीईटी के थ्रू। तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से। और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद हमारा पीएससी से सिलेक्शन हुआ, एमपीपीएससी के थ्रू। और सिलेक्शन के बाद हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था उज्जैन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इस तरह रीवा के बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के भी दर्शन करने का मौका मिला, और भगवान महाकाल की नगरी में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, तो बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र उन्हीं की मेहरबानी से जबलपुर में हुआ, और ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि एक बड़ा ऐतिहासिक महाविद्यालय है जो स्वतंत्रता के पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इसका स्थापना वर्ष अभी 75वां चल रहा है। तो हमारी आज़ादी के जश्न के साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें आप भी हमारे समारोह में शरीक हुए थे। तो सौभाग्य था मेरा ये, हमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही शानदार आयोजन था। इस तरह से फिर मैंने यहाँ इंजीनियरिंग में यहाँ प्रोफेसर रहते हुए साथ साथ में मैंने यहाँ से पीएचडी की, एमटेक की, पीएचडी की। तो डॉक्टरेट की डिग्री मैंने यहीं से रहते हुए, पढ़ाई करते हुए यहाँ से हासिल की है। और इस तरह से मेरी ये पढ़ाई लिखाई की यात्रा चल रही है। तो साहित्य और पढ़ाई के बीच में क्या रिलेशन हुआ, कैसे साहित्य में घुस गए, कैसे कविताओं का सृजन हुआ, रचनाओं का सृजन हुआ? और जो मेरी जानकारी है, पहले साहित्य की बात हो जाए तो फिर संगीत पे चलते हैं। बहुत ही मजेदार बात है, वो मैं शुरुआत इनसे देना चाह रहा था, क्योंकि मेरी साहित्य यात्रा तो यूँ समझे कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो मैं छोटा मोटा लिखता था, लेकिन उसको गति नहीं दे पा रहा था, तो मैंने, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उस तरफ जाने का। लेकिन मेरी श्रीमती जी जो आपके सामने हमारा साथ दे रही हैं और हमारा निरंतर साथ देती हैं, और बस उन्हीं की बदौलत उन्होंने एक साहित्य सृजन किया जो वो स्वयं अपने मुख से बताएंगे अपने। तो चलिए बीच में इंटरप्ट करते हैं भैया को। भाभी आप बताइए
कि सबसे पहले तो मैं पूछ लूं कि कैसे शादी हुई थी, मतलब मम्मी पापा ने करवाई या फिर कुछ आपस का कुछ चक्कर था कि कॉलेज वॉलेज का मिलने का? शादी के पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये हमारी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, मम्मी पापा के द्वारा हुई। चलिए ये तो अच्छी और बात मुझे है। कुछ नहीं पता था कि ये संगीत के शौकीन हैं। मुझे सब बाद में पता चला ये गाते बहुत अच्छा है और बाकी सब, मतलब ये सारी रुचियां आप दोनों की एक साथ मैच हो गई बाद में, ये ईश्वर की कृपा है। जी ये ईश्वर की कृपा हो गई। तो साहित्य में आप, जैसा भैया ने कहा कि साहित्य, इनके साहित्य में आपका योगदान हो, तो किस तरीके से? मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चों को सिखाने के लिए जो कठिन विषय वस्तु रहती है उनको थोड़ा सा रुचिकर बनाने के लिए मैं कविता लिखती थी, परंतु लेखन बच्चों के ही बीच रहता था, कभी उभर के नहीं आया। मेरी मौसी माँ भी शिक्षिका थी जो बहुत अधिक स्नेह देती थी मुझे, अपना मार्गदर्शन देती थी। फिर अचानक वो इस दुनिया से विदा हो गई तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। तो मुझे ये लगा कि उनकी अच्छाइयों को कैसे हम समाज के सामने लाएं। तो मैंने उनके ऊपर एक कहानी लिखी, प्यारी मौसी बेगम, और मैंने इनसे कहा कि आप चलिए दैनिक भास्कर प्रेस में चलिए, उसमें कहानी एक गुलदस्ता पेज आता था जी। तो उसमें हम ट्राई करते हैं। ये बिल्कुल तत्काल तैयार हो गया, हम लिख के लेकर गए तो वहाँ प्रेस में कहा गया कि इसको आप टाइप करा के लेके आइए। इन्होंने तुरंत हमें ले गए कंप्यूटर सेंटर में, वहाँ टाइपिंग हुई। फिर हमने रात को भास्कर प्रेस में दे के आए और 1 हफ्ते के अंदर वो कहानी मेरी प्रकाशित हो गई। फिर मुझे लगा कि इस छोटी सी कहानी से मैं अपनी मौसी माँ के पूरे चरित्र को सबके सामने नहीं रख पा रही हूँ, बहुत कम है। तो मुझे लगा क्यों ना इनके ऊपर छोटा छोटा, अगर मैं 2 दिन में भी 1 पेज लिखूंगी तो एक बड़ी कृति का रूप धारण करेगी, तो उनकी अच्छाइयों को मैं समाज के सामने ला सकूं। जैसे उन्होंने अपना जीवन बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से शानदार जीवन जिया है, तो सब लोगों के सामने आए और हम सब भी शिक्षा लें कि हमें जीने की कला कैसे सीखना है। बिल्कुल सही। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य को निभाया, अपने दायित्व को निभाया, चाहे वो शैक्षिक दायित्व हो, चाहे सामाजिक दायित्व हो, चाहे घर गृहस्थी। तो मूल रूप से मतलब मूल रूप से ये हुआ कि आपकी जो मौसी माँ थी, जी जी, उन्होंने, वो आपके प्रेरणा स्रोत थी जी, और आप बन गई फिर भैया के प्रेरणा स्रोत, और फिर दोनों मिलकर के खूब अच्छे से लिखने लगे। फिर बस यही से हमारा और बहुत सारे प्रकाशकों का बहुत फायदा होने लगा। फिर मुझे लगता है ऐसा, मतलब बहुत सारी किताबें आपकी इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि जैसा आपने बोला कि इनकी मौसी इनकी प्रेरणा थी, तो और ये फिर मेरी प्रेरणा बनी। तो मैंने इनके ऊपर मतलब इनके लिए टाइटल लिख दिया है, पुस्तक का नाम है मेरी प्रेरणा विनीता। तो कृति का नाम ही मेरी प्रेरणा विनीता। क्या इसमें मतलब पूरा काव्य सृजन है जो मेरे द्वारा, मतलब ये बहुत ज्यादा क्लासिक हो गया मामला। तो इसकी 1-2 लाइनें भी जरा बताइए, इसमें से क्या विशेष लिखा आपने? कुछ लाइनें उसमें अभी मुझे बहुत, चूंकि काफी समय हो गया, उसको याद नहीं है बहुत सारी चीजें, लेकिन 1-2 कुछ लाइनें हैं। अपना बना के आपने रहना सिखा दिया, क्या बात है। मैं कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ बना दिया। वाह वाह, बहुत शानदार। तो वो इन्हीं को समर्पित थी। और यूं समझे कि मुझे ऐसा लगा कि चूंकि साहित्य एक ऐसी जगह है जिसमें इन्होंने अपना स्थान शुरुआत दी, तो मुझे लगा कि ये बोले कि थोड़ा सा आप भी अगर लिख रहे हैं तो कुछ बढ़ाएं, तो मैंने वो फिर इन्हीं को समर्पित की। बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत खुशी हुई उससे। और अब निरंतर हम लोग दोनों ही कर रहे हैं गतिमान उसी लाइन में। साहित्य की जो आपने बात की, तो उस साहित्य में, और जबलपुर में कई ऐसे साहित्यकार हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया जिसमें उनका कोई फायदा नहीं था, लेकिन उन्होंने हम लोगों के जो अंदर छुपी हुई ये चीजें सीखने की यही साथ कि कहाँ से क्या चीजें और निखर जाए। कि आप काव्य में लिखिए बात, गजल में लिखिए बात, तो धीरे धीरे सिलसिला जारी रहा
और 7 साल के अंदर हम दोनों की 5 पुस्तकें वाह। प्रकाशित हो चुकी। वही तो मैंने पहले ही कहा कि इतनी सारी पुस्तकें और इतना लिखना और इस तरीके से लिखना ये आसान काम नहीं है। इसमें जरूर अंदर की छिपी हुई जो आपका टैलेंट था, प्रतिभा था, निकल के आई। और सबसे बड़ी बात है आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, जी, एक दूसरे की प्रतिभा जी, को जी, निखारने, जी, ये बहुत जी। काबिल तारीफ बात है। तो दोस्तों ये बहुत एक जरूरी विषय है, इन्हें नोट करना चाहिए कि जीवन में इस चीज का कितना महत्व है। लोगों ने एक पार्ट पे चर्चा की जो थी साहित्य की। चूंकि आपको पता है ये इंटरव्यू और ये जो बातचीत हमारी, इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, ये तो कैजुअल बातचीत है। टी विद पैशन, सामने चाय के कप रखे हैं, जो हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लेके जल्दी जल्दी पी लिया था, है ना। तो और मैं संगीत से जुड़ा हूँ, आप सब जानते हैं, पैशन म्यूजिक स्टूडियो है। तो कोई भी आए, मेरा सबसे ज्यादा रुझान रहता है कि मैं संगीत की चर्चा करूं, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो ठीक है, साहित्य में तो मैंने समझ लिया आपसे और बहुत सारे लोगों ने भी देख लिया। संगीत की शुरुआत कब से की और कैसे हुई? मेरी जो संगीत यात्रा है, जो समझे कि वो मुझे शौक मुझे बचपन से ही था। और जब मैं छोटा था तो मेरे हम लोग जब फूटाताल में रहते थे जबलपुर में, तो वहाँ पर जब कार्यक्रम होते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम, तो वहाँ मुझे उस मंच पे बैठा दिया जाता था और मैं फिल्मी गाने गाता था। छोटा जरूर था लेकिन फिल्मी गाने खूब ऐसे याद रहते थे तो गाता था, लेकिन ऐसे कभी मंचों पे नहीं गाया। लेकिन जब मैं कॉलेज गया, स्कूल में मेरे को एक बार मौका मिला था, तो उसमें लोकगीत में गाता था। उस समय लोकगीतों का बड़ा प्रचलन था, तो तब मैंने लोकगीत गाया था एक मंच पे। लेकिन उसके बाद मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया रीवा में, तब मैंने वहाँ अपने हॉस्टल नाइट की, हम लोग सभी दोस्त मिलते थे तो हॉस्टल नाइट करते, तो उसमें हम लोग की संगीत चलते थे। मेरी रैगिंग हुई थी जिसमें मैंने अपने आप को सिर्फ गीत संगीत से बचाया था। क्या बात। तो मेरे को मेरे जो सीनियर्स थे, मेरी गायकी से मुझे बड़े मतलब बहुत चाहने लगे थे। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे वहाँ से एक अप्रिसिएशन मिल रहा कि मुझे कुछ बनता है। तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज की कुछ नाइट्स हुई, कॉलेज नाइट्स, उनमें भी गीत गाए। और फिर वहाँ के बाद काम बंद हुआ और इस तरह से मेरी यात्रा वहाँ से चल रही थी। और आगे कुछ बताएंगे गीता जी। तो मैंने दोनों लोगों को ही गाते हुए सुना है, कई सारे, आपने हमारे स्टूडियो के भी बहुत सारे शोज में गाए हैं, पैशन के शो में गाए। भाभी भी बड़ा बेहतरीन गाती है, तो ये भी संजोग ही है। मैं उतना अच्छा नहीं गा पाती हूँ, स्केल जो है हाई पिच पे थोड़ा सा परेशानी। वो तो रियाज और अपने स्केल का, वो तो अपने जोनल का गाना चूज करने की बात है, वो तो इतनी बड़ी विषय नहीं है। तो कहीं कुछ सीखा आपने संगीत को? कहीं नहीं सीखा, ऐसे ही कहीं नहीं सीखा। हमारे इन्होंने तो मतलब बहुत गाने गाए हैं, घर की शादी होती थी, ऑर्केस्ट्रा होती थी, सब में गाने गाते थे। फैमिली का माहौल ही ऐसा था कि सब इकट्ठे होते थे, ट्रैक पे गाने होते थे, सब गाते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि संस्कार धानी में एक से एक प्रोग्राम हो रहे हैं, पेपर में आ रहा है, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, आप इतना अच्छा गाते हैं। तो पाथेय संगीत से सबसे पहले मतलब आप पाथेय से जुड़े? पाथेय संगीत से शुरुआत हुई, फिर मैंने भी ट्राई किया, शौक पूरा किया। असल में पाथेय संगीत बाद में आया, एक तो संगीत में और पहले जुड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर पाथेय संगीत का संपर्क हुआ, तो तब से थोड़ा रेगुलर हो गया। रेगुलर। तो एक्चुअली क्या, जब मैं गाता था ना, तो इनके पापा जी इनको बोलते थे कि तुम क्यों नहीं गाती। तो इन्होंने उस समय सोचा कि साथ कुछ किया जाए इसमें। नहीं बढ़िया, और साथ पकड़ा नहीं अच्छा। और मैंने जो जितना भी सुना है आप लोग को साथ गाते हुए, मुझे कहीं से नहीं लगा कि किसी चीज की दिक्कत है या कहीं उन्नीस से। मैंने तो हमेशा आप लोग को बहुत ही बेहतर और बहुत बेहतरीन गाते हुए सुना है और बहुत अच्छा सुना है। तो आज थोड़ा सा स्टूडियो का माहौल भी है, और चूंकि म्यूजिक स्टूडियो में है तो कुछ गाने का बनता है। मैं इस चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने, जब हमने अपना मंच बनाया, अपनी संस्था बनाई, तो हमने गीत संगीत से ही शुरुआत की। ये बड़ी बात। हाँ, और एक विशेष बात इसकी थी जो अंतस नाम दिया हुआ है, अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था जबलपुर, इसको हमने पहले शुरुआत की थी अंतस गीत संगीत से। तो जिसका आज भी अंतस गीत संगीत से ही हमारा वो कार्यक्रम चलता है। और उसकी शुरुआत हुई थी इनकी जो मौसी इत्तेफाक से हुआ। अच्छा। इत्तेफाकन वो डेट वही थी जब उनका जन्म पड़ता है, तो 7 सितंबर का दिन है।
तो वो इसका स्थापना दिवस कहलाता है। इत्तेफाक से वो बढ़िया बढ़िया, ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात इत्तेफाक हो हो गया। गई। तो बहुत सारे इत्तेफाक मैं देख रहा हूँ आपके साथ जुड़े हुए, लेकिन सारे इत्तेफाक बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे ऐसी। तो कुछ की संगीत की बात हो जाए, क्या गाना चाहेंगे आप आज स्टूडियो में भाभी? पहले आपसे हम सुनेंगे या दोनों लोग एक साथ कुछ गुनगुनाएंगे? मैं 2 लाइन ऐसी गाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, सुनाइए। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया के मेरे अनुरागी मन। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो कुछ एक अब दोनों लोग हैं तो मैं सोचता हूँ कुछ युगल गीत एक होना चाहिए। मैंने एक गीत जो पहली बार गाया था, जिससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला था, तो वो गीत तो एक बचपन में जो गाया था, जो मैंने मंच पे भी गाया, जो बड़ा नटखट गाना था किशोर दा का। कौन सा? जिसमें उन्होंने ये आपका ये जो था ना, संवाद रहता है उसमें। संवाद में ये है कि मितवा, अच्छा वो पारो पारो, हाँ अरे वाह, हाँ, तो वो हम लोगों ने डुएट लिया क्या था बात उस है। समय। तो वो गीत हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग तब था जब मैं बहुत छोटा था। जी जी। उसके बाद मैंने एक गीत गाया था जब कॉलेज में गाया था, तो जिससे मेरे सीनियर्स प्रभावित हुए। तो मुकेश जी का एक गीत है, दिल तड़प तड़प के कह रहा है हाँ पीछा, तू हमसे आंखें ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। बहुत ही शानदार गीत है ये तो। और ये डुएट सॉन्ग है, तो इनकी तरफ से मैं गा देता हूँ अगर ये नहीं गा रहे तो। नहीं क्यों नहीं, धड़क धड़क बिल्कुल आप गाइए। और ये तो आइए इस गाने को हम लोग बिल्कुल तरीके से गाते हैं, म्यूजिक से ही गा। तुरंत नहीं अभी नहीं आया, लाइन नहीं चली। वही तुरंत ही चलने की नहीं, लाइन नहीं चलेगी। नहीं तुरंत ही था गाना, लाइन कोई नहीं चल रही थी। एक बार फिर से ले दिल तड़प, तो ओवरलैप करके लेना है, तो कहीं लाइनें तो तड़प तड़प के कह रहा है आप जा, तू हमसे आंखें ना चुरा, तुझे कसम है आप जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आप जा, तू हमसे आंखें ना चुरा, तुझे कसम है आप जा। धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी होठ
तो दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा। क्या शानदार गीत और बड़ी उतनी ही शानदार चॉइस। इत्तेफाकन ये गीत मेरा भी बड़ा फेवरेट है, लेकिन आज अनिल भैया और भाभी के से सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और खैर दोनों ऑसम सिंगर्स हैं, बहुत ही अच्छा गाते मुझे इस हैं। बात की बहुत खुशी हो रही कि ये गीत आपने हम दोनों के से गवाया है, और वजह इसकी ये नहीं है कि ये गीत हमने गाया है, वजह ये है कि ये गीत मैंने उस समय गाया था और मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं कभी अपनी श्रीमती जी के साथ गाऊंगा। चलिए, इतिहास पाकर ये आज हमारे साथ हो गया। इतिहास के टीचर के लिए भी एक इतिहास बना, वो भी पैशन स्टूडियो में। से ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो कुछ बहुत सारी नई चीजें पैशन स्टूडियो में जरूर होती हैं, और मां नर्मदा का ऐसा बड़ा आशीर्वाद है कि बहुत सारी चीजें क्रिएटिविटी यहाँ से जो निकली है, और वो इस शहर में कई जगह घूम फिर रही है क्रिएटिविटी, लेकिन कृपा माँ की ही है वो भी। लेकिन वो जो भी है गीत संगीत, दोस्तों संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें दिल मिलने चाहिए, कुछ अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। कहते हैं संगीत, आजकल तो मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि संगीत से इलाज भी होता है, और संगीत आपको बीमारियों से दूर रखता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन पिछले कुछ समय से जो मैंने संगीत में महसूस किया, आज संगीत बहुत विस्तृत रूप में फैलता जा रहा। हालांकि पहले भी बहुत इसका स्वरूप विशाल था, लेकिन आज आम जनों तक भी संगीत पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बुराइयां या तकलीफें या ऐसी चीजें आ जाती हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि अभी जो आप संगीत देख रहे हैं, जो संगीत आपने शौक से शुरू किया, तो उस संगीत का जो आनंद आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन इस आनंद के पीछे जो चीजें गलत राह पे जा रही है या फिर कहीं मिसिंग हो रही है, उनके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि संगीत किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और ईश्वर की देन है, और जो गीत गाते नहीं हैं, जो सुनते हैं, कहीं न कहीं वो रसिक श्रोता है, इसका मतलब वो गीत को समझ पा रहे हैं, उनके जहन तक पहुंच पा रहा है, तो उसके मन के भाव जो हैं वो उसको विचलित करते हैं कि जो वो सामने वाला कर रहा है, तो मेरे भाव मेरे शरीर से बोल के रूप में क्यों नहीं प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो कहीं कहीं उसकी जो जिज्ञासा होती है, उसकी ललक होती है, तो वो व्यक्ति जो है, ये आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, जैसा आप बोल रहे हैं कि कहने का तात्पर्य कि आजकल जो ट्रेंड हुआ कि जगह जगह लोग सभी खड़े हो जाते गाने, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं कहीं उनकी जो जिज्ञासा और उनकी जो लालसा रह गई थी, जो कमी रह गई थी, वो उनको हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कभी कभी ना चाहते हुए भी उनको सुन लेते हैं, तो उनके मन की जो अभिलाषा है वो पूर्ण भी हो जाती है, और उनको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मैं जब सुन सकता हूँ तो गा क्यों नहीं सकता। तो उनको उनके भाव है, उनके एक्चुअली वो भाव है, परंतु क्या होता है, बिल्कुल सही है, उनके वो भाव, मेरी विचारधारा ये है कि उनके वो भाव वो प्रकट करना चाहते हैं, और वो उस समय उस मतलब देखने वाली बात है कि इस गंभीर विषय को कितनी सहजता से भैया ने इसको अपनी भाषा में तब्दील करके बहुत ही प्यारे तरीके से प्रस्तुत किया। जी अपने विचार देंगे, उससे कुछ हो सकता है क्या होना। आप भी कुछ कहना चाहती हैं इस विषय पे? आपका कहने का ये मतलब था कि जो पुराना संगीत था वो अलग एक मिठास को लेकर था, और जो नया संगीत है इसका प्रारूप बदल गया है। नहीं ये नहीं था, ये तो वक्त और समय के हिसाब से वो संगीत तो निरंतर अपने को खुद भी मॉडिफाइड करता रहता है, वो एक अलग इशू। मेरे कहने का तात्पर्य इतना था कि देखिए, गीत संगीत होता है मन की शांति देने के लिए, मेरा जो मूल प्रश्न है, और गीत संगीत से जुड़े लोगों को आपस में और ज्यादा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन कुछ कम समय में जिस तरीके से जबलपुर हम लोग संस्कार धानी की बात करें, तो संगीत का जिस तरीके से आदर भी बहुत ज्यादा सत्कार हो रहा है संगीत का, लेकिन वही हम देखते तो उसका निरादर भी बहुत हो रहा है। तो उस भाव से लोगों को बचना चाहिए, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था। जी जी जी, ये जो संसार है ना, दो विपरीत परिस्थितियों को लेकर चलता है, जैसे कि सुख है तो दुख है। हाँ, निश्चित ये बात है।
तो विरोधाभास जो है वो संसार में पुरातन काल से चला आ रहा है। राम थे तो रावण, कृष्ण थे तो कंस थे। तो इसके लिए हमें जिसमें खुशी मिले नहीं, और हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, बस, और अपना शौक पूरा करते रहिए, एंजॉय करिए। लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं ये समझती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि संगीत की प्रधानता सबसे पहले है। जी। अभी क्या हो गया था कि हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम ली जो अपना अनुभव बता रहे, हम इससे हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी रसिक श्रोता की बात थी और उनके भाव थे। लेकिन अभी जो व्यक्तिगत मेरी विचारधारा ये है कि जब हम लोग मंच पर आए तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब हम गीत गाने खड़े होते हैं तो उनको ये बताया जाए कि हम लोग नॉन प्रोफेशनल हैं। तो उस पर मैंने इंटरप्ट किया, मैंने कहा नॉन प्रोफेशनल जरूर है, लेकिन जो हमारे सामने जो श्रोता बैठे हैं वो यहाँ पर रसिक श्रोता बन के आए हुए हैं। उनको आपके माध्यम से रसास्वादन मिलना चाहिए, आपके बोल वैसे निकले, आपका गीत वैसा निकले जिससे वो मनोरंजन और मन उल्लासित होकर घर वापस लौटे। अब अगर आप ये कहें कि मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ और मैं इसलिए मुझे आप सुने, तो मुझे ये बात मतलब हाँ, ठीक नहीं बिल्कुल सही है। ये जरूर है हाँ। कि अगर आपने ठीक नहीं गाया तो चलिए आज नहीं, लेकिन अगली बार आप और सुधार करके गाएं ताकि उनको भी अच्छा लगे। आपको तो अच्छा लग रहा है लेकिन उनको भी अच्छा लगे। तो नॉन प्रोफेशनल जरूर है, लेकिन आपकी साधना ऐसी होनी चाहिए कि जैसे प्रोफेशनल गा रहा हूं। बिल्कुल सही, मतलब कहने का कि इतना तो कर्णप्रिय आपको तैयारी करनी चाहिए कि सामने बैठे हुए किसी श्रोता के कान में चुभन ना हो। इस बात को आपको स्वयं में देखना चाहिए। मेरा भी जो प्रश्न था उस प्रश्न का मूल उत्तर मुझे अब मिला है, जो यही सच है। जो लोग भी संगीत से प्रेम करते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं कि अपने प्रेम को और बढ़ाइए संगीत से, और एक अप टू मार्क तक आकर के तब मंचों पे सामने आए तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी नजर आएगी और संगीत का मान रह जाएगा। आएंगे तो और संगीत अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि संगीत का मान रह जाएगा। खैर, आज हम लोगों ने संगीत की चर्चा की, साहित्य की चर्चा की और कुछ पर्सनल बातें भी हम लोगों ने चर्चा की। तो एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा ये अंतिम प्रश्न होगा भैया और भाभी दोनों से ही, और दोनों का उत्तर मैं अलग अलग चाहूंगा कि अलग अलग स्वरूप में मिले। कि एक तो सुबह से शाम तक कॉलेज, इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी, उनके भविष्य की जिम्मेदारी, जो अपने आप में मतलब टीचर और अध्यापक होना एक बहुत गंभीर जॉब है मुझे लगता है, क्योंकि आप सिर्फ अपना जीवोपार्जन नहीं कर रहे हैं, आप अनेकों लोगों का भविष्य बना रहे हैं जिनको अपना जीवनोपार्जन उसकी वजह से आगे करना है। एक तो वो बात, उसके बाद परिवार, देन आफ्टर आपका संगीत और साहित्य, और इतनी मधुरता से जो आप समय निकाल लेते, इसका राज क्या है? सच में कभी कभी टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी परेशानी तो होती है, पर अपने शौक के लिए हमें समय को चुराना पड़ता है। बिल्कुल सही है। और उसके लिए हमें अपना सबसे पहले तो जो हमारा कर्तव्य है हमारे शासकीय सेवा में, वो ध्यान देना पड़ता है। जब हम स्कूल जाते तो स्कूल के हो जाते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो कुछ संगीत की सेवा के लिए समय हम चुराते हैं। और जैसे आप सभी हैं हमारे आत्मीय जन, आपने कभी आमंत्रित किया तो हमें लगता है कि हम थोड़ा समय आपको अवश्य दें। और इसी प्रकार साहित्य का है कि आज ये लिखना है हमें, तो थोड़ा सा लेखन भी कर लेते हैं। तो ये समय चुराने से नहीं, तो कई बार पहले ऐसा होता था कि हम थक गए हैं तो आके आराम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें आराम करने का समय कम ही मिलता है, रात में ही सोते हैं हम। नहीं, ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है आपका। और मैंने हमेशा देखा कि आप लोग सभी कार्यक्रमों में बड़ी तरीके से बहुत अच्छे से शामिल होते हैं, बहुत बढ़िया से रहते हैं। तो कुछ ऐसी उत्तर आप में से मिलने वाला है, भाभी जैसा बोल रही हैं, या कुछ? मैं अपना विचार देना चाहता हूँ उसमें। जैसा मैंने देखा कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप दो तरह से अपना काम करते हैं। एक तो जब आप अर्थ कमाने के लिए काम करते हैं, तो जब आप किसी जगह पर आते तो पहली प्रायोरिटी आपकी अर्थ होती, पैसा होती है। और जब तक आपके पास पैसा नहीं है
तो आप किसी भी जगह पे जाएं तो आपके लिए मुश्किलें हैं। जी जी। तो अर्थ कमाने के लिए तो हम अपना एक रास्ता मुकाम बनाते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि अर्थ कमाना अपनी जगह है, लेकिन आपको नाम भी चाहिए। नाम चाहिए तात्पर्य कि अपना सुकून किस जगह पर मिलेगा। कुछ हमें समाज के लिए भी करना है, तो समाज के लिए तभी कर पाएंगे जब आप इसमें से अपना समय निकालेंगे। तो अगर आप ये दोनों दायित्व एक साथ पूर्ण कर पाते हैं तो आप कुछ अपना जो अपना योगदान है समाज को और पूरी दुनिया को दे पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो या तो दोनों व्यक्ति असफल, मेरी विचार से दोनों व्यक्ति असफल है जो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। अगर एक में चलता है अर्थ कमाने भर उसका उद्देश्य है तो वो मुझे लगता है परिपूर्ण नहीं है। और अगर सिर्फ इसी तरफ चलता है कि सिर्फ उसको इसी में चलना है कि गीत संगीत, तो गायन और सही साहित्य इससे भी आपकी तरक्की नहीं होती। प्रोग्रेस आपकी दोनों से। कुछ लोग इसी को प्रोफेशन बना लेते हैं। जब इसको प्रोफेशन बनाते हैं तो वो उसका अपना आर्ट है, उसकी अपनी काबिलियत है जो समाज जो दुनिया उसको स्वीकार कर रही है, उसके एवज में उसको कुछ मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही संदेश में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, इवन मेरा बेटा खुद भी उसी फील्ड में है, मेरे बच्चे भी नृत्य संगीत कथक और सबसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों दोनों का ये विचार था कि नहीं, बच्चे अपनी पढ़ाई तो करें, साथ साथ में कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं। और उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि कुछ जैसे बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित करें जिससे हमें ऐसा लगे कि ईश्वर ने हमें बहुत दिए, तो हम उसमें से कुछ लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम अपने कमाने के जरिए से हम दूसरों को देना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें भी जाए, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग, जरूरी नहीं हम कोई दया दृष्टि नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको कंट्रीब्यूट करें तो शायद वो भी कुछ एक नया रास्ते में। बस यही हम लोगों का, दोनों का हमारा ध्येय है। तो हम लोग इसी विचारधारा से, और आप जैसे लोग काबिल लोग हम लोग को मिलते जाते हैं तो हम लोगों की यात्रा चलती जाती है। मैं अपनी काबिलियत के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि काबिल बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट होता है, पर हीरे की कीमत तब होती है जब किसी जौहरी के हाथ में वो पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे पहला बड़ा ब्रेक देने का आपने बहुत बड़ा दायित्व निभाया है। और मैं सदैव कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल से बहुत थके होते हैं और किसी प्रोग्राम में प्रैक्टिस के लिए हम संगीत में जाते हैं और हम 2 गाने बिल्कुल दिल से गाते तो हमारी पूरी थकान मिट जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो कहते हैं ना, संगीत में भी संगीत में ईश्वर है और बहुत कुछ है संगीत में। तो और बहुत अच्छा लगता नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये हमारा सौभाग्य कि पैशन स्टूडियो में आज विनीता भाभी और डॉक्टर अनिल कोरी भैया दोनों एक साथ पधारे। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर बहुत सारी मीठी बातें हुई, बहुत कुछ चाय के साथ हुई। तो आज शनिवार का दिन और सुबह 8 बजे आप लोगों को जल्दी उठना पड़ा आज हमारा शो देखने के लिए। चलिए, आप लोगों ने भी मुझे लगता है घर में बैठे बैठे चाय पी ली होगी। अगली बार मैं पहले बोलूँगा कि आप लोग भी चाय लेके बैठ जाएं हमारे साथ। चलिए, कोई बात नहीं, अगले सप्ताह मतलब और एक पर्सनालिटी के साथ हम लोग मिलेंगे और आपसे बातचीत कराएंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विनीता भाभी को और अनिल भैया को, आप हमारे स्टूडियो तक आएँ। और मैं चाहता हूँ पैशन के डायरेक्टर मधु सोनी से कि प्लीज़ वो एक हमारी ओर से एक छोटा सा प्यारा सा स्मृति चिन्ह टीवी पैशन का अनिल भैया और भाभी को दें, और फिर हम उनसे विदा लेते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं।